नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। बिहार विधानसभा के चुनाव को अब 1 साल 1 महीने बचे हैं। चुनावी बिसातें बिछने लगी हैं, लेकिन बिहार में अभी जो माहौल दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि भाई मुस्लिम वोट पर किसका बड़ा दावा। बिहार में मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और यह वोट बैंक इकट्ठा है, इसलिए इस पर सारे लोग दांव लगाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बना चुके हैं और प्रशांत किशोर का दांव भी अब मुसलमानों को लेकर है। बड़ा दांव चल रहे हो, कोई बड़ी योजना होगी मुसलमानों को लेकर, क्योंकि मुसलमान बिहार में एक बड़ा फैक्टर है और जन सुराज की अवधारणा के साथ प्रशांत किशोर भी उसी राजनीति में कूद पड़े हैं जो राजनीति आज़ादी के बाद से लगातार चल रही है, जिसमें मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने का षड्यंत्र होता रहा है। जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कांग्रेस पहले यही काम किया करती थी, अभी भी करती है। जन सुराज को क्या मुसलमानों का इकट्ठा वोट मिल जाएगा? मिलेगा भी या नहीं, इकट्ठा तो छोड़िए, आज इस पर चर्चा करेंगे। पीके ने मुसलमानों को आबादी के अनुपात में टिकट देने की घोषणा किया। कभी यह काम कांग्रेस किया करती थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पिछले 10 वर्षों से बिहार में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिशें करते दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने सीमांचल में उम्मीदवार दे दिए थे। 5 जगहों पर उनके उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 3 जगहों पर उनके उम्मीदवार दूसरी जगह पर है, हालांकि बाकी जगहों पर उनको निराशा हाथ लगी, उनके उम्मीदवारों को बहुत कम वोट आया। लेकिन उनका प्रयास थमा नहीं है, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब जमीनी हकीकत यह है कि ओवैसी और पीके दोनों के लिए बिहार के मुसलमान मतदाताओं को साध पाना इस समय बड़ा ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि असंभव है, मैं तो मुश्किल कह रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त बचा है और तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं सबकी। बीजेपी की तैयारी चल रही है, जेडीयू की तैयारी चल रही है, एलजेपी, आरजेडी, सीपीआई, एमएल सब कमर कस रहे हैं, सब जमीन पर उतर चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं। पीके भी मैदान में उतर गए और पीके मैदान में उतर गए हैं और पीके कह रहे हैं कि वो 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने वादे के मुताबिक वो मुसलमानों को आबादी के अनुपात में टिकट देंगे। इसका मतलब होता है कि वो कम से कम 42 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतार रहे हैं। अगर अपने वादे पर वो कायम रहे तो, राजनीति में वादों का कोई मतलब होता नहीं, फिर भी नई पार्टी हो सकता है कि दिखाने के लिए कायम रह जाए। तो 42 मुस्लिम उम्मीदवार वो उतारेंगे विधानसभा के चुनाव में। ओवैसी भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि ओवैसी पिछले 10 वर्षों से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। 2020 में ओवैसी को थोड़ी सफलता भी मिल गई। सीमांचल में उनके 5 उम्मीदवार जीत गए, 3 दूसरे जगह पर रहे, हालांकि बाकी उम्मीदवारों की स्थिति बहुत खराब रही। लेकिन तब मुसलमानों को एक इल्हाम हुआ, एक एहसास हुआ, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? अब 2025 का विधानसभा चुनाव सिर पर है। मुस्लिम वोटर को लेकर बिसातें सब लोग बिछा रहे हैं। भाजपा इस दौड़ में बहुत शामिल नहीं होती है। भाजपा को यह भरोसा है, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उसे कुछ मुस्लिम वोट मिल गए थे, और भाजपा को यह भरोसा है कि जैसे 3 तलाक कानून में बदलाव हुआ या फिर जैसे हुनर योजना का लाभ मुसलमानों को मिला, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसके लाभान्वित मुसलमान हैं। अनाज मिल रहा है गरीब परिवारों को, उसके लाभान्वित मुसलमान हैं। तो 2020 में थोड़ा बहुत जो वोट मुसलमानों का भाजपा को मिला था, वो थोड़ा बहुत वोट 25 में मुसलमानों का भाजपा को मिलेगा। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बाकी लोग इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। जो बड़ा हिस्सा मुसलमानों का लेते हैं उनमें जो है होड़ मची है कि मुसलमानों का क्या होगा, किधर जाएगा। बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है, 17.7% वोटर हैं मुसलमान। ये बड़ा वोट बैंक है। आज़ादी के बाद 1970 तक ये पूरा का पूरा वोट बैंक कांग्रेस के पास था। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली, तब मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से टूटकर अलग हो गया और उसके बाद 74-75 में जो जेपी मूवमेंट हुआ, उस जेपी मूवमेंट ने मुसलमानों का एक और बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग कर दिया और
77 के चुनाव में तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नाम मात्र का मिला था। लेकिन 1980 में एक बार फिर मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ बिहार में वापसी कर ली। लेकिन 10 साल बाद 1990 में मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि 1990 के ठीक एक साल पहले 1989 में भागलपुर में बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। मुसलमानों ने यह माना कि कांग्रेस की तब सरकार थी, वो सरकार अगर चाहती तो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं होती, और मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। 1990 में वो लालू प्रसाद को अपना नेता मान बैठे, वो जनता दल के साथ खड़े हो गए। मतलब बिहार का एक बड़ा वोट बैंक लालू प्रसाद के साथ जुड़ गया। लालू प्रसाद ने बड़ी ही चालाकी से मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाया और बिहार की सत्ता पर लंबे अरसे तक उस समीकरण को जोड़कर वो कायम रहे। लेकिन 2004 आते आते नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला। नीतीश कुमार ने पसमानदा को हवा देनी शुरू की और 2005 आते आते पसमानदा मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार की अच्छी पैठ हो गई और नीतीश कुमार मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों के बीच चहेते हो गए या उनके लिए चहेते हो गए। नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में भी आ गए। पसमानदा दांव चलकर उन्होंने लालू प्रसाद को कमजोर किया। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। बावजूद इसके आंकड़े बताते हैं कि जो मुस्लिम पोलिंग हुई, जो मुसलमानों ने वोट दिए, उसका 40% हिस्सा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिला। 2010 में भाजपा जदयू गठबंधन को मुसलमानों का, बिहार के मुसलमानों का 40% वोट मिला। लेकिन फिर नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए, गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और राजद के साथ उन्होंने गठबंधन किया और उसके बाद जो चुनाव हुए 17 में, नहीं 2015 में नीतीश कुमार ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस और राजद के साथ, और उस चुनाव में मुसलमानों का 100% वोट महागठबंधन को गया। मतलब राजद कांग्रेस जेडीयू गठबंधन को मुसलमानों का 100% वोट गया। लेकिन उसके बाद 17 में नीतीश कुमार ने फिर ये गठबंधन तोड़ा और उसके बाद मुसलमान इनसे दूर हो गए, पूरी तरह से दूर हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया। ये बड़ा जुदा है, जरा इस पैटर्न को समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम आसानी से समझ लेंगे कि 2025 में मुसलमान क्या करने वाले हैं। जो लोग सपने देख रहे हैं उनका क्या होगा। 2020 में मुसलमान नीतीश कुमार से अलग हो गए। उनका पैटर्न थोड़ा समझते हैं। सीमांचल की 5 सीटों से समझिए। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती, 3 पर दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस के साथ मुसलमान बाकी जगहों पर जुड़े, इस सीमांचल को छोड़ के जुड़े। और सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 77% मुसलमान महागठबंधन के साथ रहे। 77%। 11% मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया। 11% मुसलमानों ने ही भाजपा और जदयू को वोट दिया। 1% के आसपास मुसलमान बीएसपी के साथ गए। जेडीयू ने 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और आपको जान के हैरानी होगी कि जेडीयू के गठन के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें जेडीयू का कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। 11 के 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। मुसलमानों ने इस कदर जेडीयू से दूरी बना ली है। 11 के 11 जेडीयू उम्मीदवार हार गए। नीतीश कुमार बीएसपी के टिकट पर जीते, जमा खान को अपनी पार्टी में ले आए, अपनी सरकार में उनको शामिल किया क्योंकि उनकी पार्टी से कोई मुसलमान नहीं जीत पाया था।
अब इसी से 2025 का आकलन कीजिए, पालने में ही पूत के पांव देख लीजिए। जो मुसलमान 2020 में नीतीश कुमार के साथ नहीं गया क्योंकि उसको इस बात का डर था कि हम बिखरेंगे तो भाजपा की बड़ी जीत हो जाएगी, वो मुसलमान क्या 2025 में यूं बिखर जाएगा कि भाजपा बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाए? थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। नीतीश कुमार ने कभी मुसलमानों से दूरी नहीं बनाई, लेकिन 20 में मुसलमान खुद उनसे दूर हो गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बिखराव से भाजपा को फायदा हो। और सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की जीत से बिहार के बाकी मुसलमान चिंतित हुए, उन्हें डर लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम। मतलब 2025 में वो भाजपा के खिलाफ मजबूती से गोलबंद होंगे। बस वो वोटर जिन्हें भाजपा पसंद है वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, बाकी लोग भाजपा से नहीं जुड़ेंगे, वो भाजपा से को हराने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में गोलबंद मुसलमान राजद गठबंधन के साथ खड़े होंगे, वो ओवैसी या पीके की पार्टी के साथ कतई नहीं जाएंगे। मतलब साफ, जो मुस्लिम दांव पीके खेलने जा रहे हैं वो दांव उनका पूरी तरह से फेल होने जा रहा है। बाकी आप भी समझदार हैं, समझ रहे हैं कि 2025 में होना क्या है। नमस्कार।